वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एएनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए, हम थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी लेके चल रहे हैं। थियरी के 28 वीडियो अपने जो है कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 31 टॉपिक भी क्लियर हो चुका है 28 टॉपिक में से, ठीक, 28 वीडियो में से। तो अब हम पीछे से क्या लेके चल रहे हैं, एमसीक्यू। हमने आपको बोला भी था कि हम टॉपिक वाइज, ठीक है, जो आपके 38 टॉपिक दे रखे हैं भैया, हर एक टॉपिक से लेकर 60, 70, 80 एमसीक्यू बनवाएंगे, ठीक है। और सारे के सारे एमसीक्यू शून्य से शिखर तक रहेगा। तो आज की जो टॉपिक है अपना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या टॉपिक है भैया। एससी, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, यूनिएफए, ये सारी चीज़ें हम सब कुछ डिटेल में, जितने भी आपके, देखिए आप सिलेबस देखने जाओगे तो 3 नंबर और 4 नंबर पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो हम पूरा जितना प्रश्न बन सकता है उतना पूरा कवर कर लिए हैं। उसके साथ देखिए, आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक बड़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हर एक प्रश्न को बनाने की कोशिश करिएगा अपने से खुद, क्योंकि हम थियरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपने थियरी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, थियरी वाली क्लास में जाइएगा, वहाँ पे थियरी मिल जाएगा इसका, ठीक है। थियरी देख लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी बना लीजिए। हमारी थियरी लाजवाब थियरी जो हम पढ़ाए थे, एकदम लाजवाब, उस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस था। और ये देखिए, कुल मिलाकर ये मेरा फेवरेट है ही, ठीक है, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं हमारा फेवरेट है। तो शून्य से लेकर शिखर लेवल तक हम करवाएंगे। 1.5 घंटे की वीडियो होगी, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप खुद ब खुद बोलेंगे कि सर आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, इससे बाहर तो एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है। और ध्यान देना है, इस टॉपिक से 6 नंबर पक्के होंगे। अगर 6 नंबर पक्के नहीं होंगे तो पढ़ाना बंद कर देंगे हम, ठीक है। आप देखिए, वीडियो को देखिए, एंड में हम जितने भी भारत में एएनएम का पेपर हुआ है सारे के सारे पेपर दिखा देंगे, आपके सामने रख देंगे, आप खुद ब खुद बड़े आसानी से बना के आओगे। देखिए, छोटा दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी स्क्रीन को बड़े साइज में कर लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, जिसको आप CSC बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि केवल मात्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और तीसरा ऑप्शन में है केवल टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, केवल परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। तो भैया, हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता रखी है कि हमारे प्रश्न के ऑप्शंस में जो केवल वर्ड आ जाता है वो मैक्सिमम गलत ही कर देता है, ठीक है। उत्तर गलत ही इसका उत्तर नहीं हो सकता है, क्यों, इसलिए हम केवल वाले को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तीनों में केवल है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपने देख लिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ओके, चलिए व्याख्या आप पढ़ सकते हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और मेडिसिन सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन कौन सी सेवाएं भैया, शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और मेडिसिन सेवाएं प्रदान करते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सब सेंटर का मुख्य कार्य क्या है। हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सब सेंटर का मुख्य कार्य क्या है, स्कूल शिक्षा प्रदान करना, सामुदायिक सेवाओं के लिए सर्जरी करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, या फिर अस्पताल में भर्ती सेवाएं प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। देखिए, स्कूल शिक्षा, ये विद्यालय की बात, ये तो विद्यालय में किया जाता है भैया, स्कूल शिक्षा प्रदान किया जाता है विद्यालय में, ठीक है, नाम से ही लिखा है स्कूल शिक्षा। अस्पतालों में भर्ती सेवाएं प्रदान करना,
ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब सेंटर का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, जिसमें 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 गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बाल स्वास्थ्य परिचर्चा और परिवार नियोजन सेवाएं शामिल है। अभी आप क्या कर रहे हो, एनम होना संविदा पे काम कर रहे हो, तो आप सब सेंटर पे आपकी ड्यूटी भी होगी, ठीक है, एससीपी होगी। तो आप क्या करते हो वहाँ पे, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल और बाल स्वास्थ्य परिचर्चा और परिवार नियोजन की सेवाएं दे रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, क्या उपकेंद्र की स्थापना जनसंख्या के आधार पर कैसे की जाती है? उपकेंद्र सब सेंटर की स्थापना जनसंख्या के आधार पर कैसे की जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3000 और 5000 की जनसंख्या पर। आप बोलोगे कि सर 3000 5000, तो तीन देखिए, उपकेंद्र मैदानी क्षेत्रों में कितना भैया 5000 और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में कितना 3000। ये तो आसान प्रश्न है बहुत ही। देखिए हम बेसिक से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक प्रश्न बनाएंगे, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न भी मिलेंगे। तो आपको ये नहीं समझना है कि सर बहुत ही आसान प्रश्न करवा रहे हैं, नहीं, अभी अभी तो ट्रेलर है, आगे देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, मतलब कौन सा स्टाफ है जो सीएससी पे काम नहीं करते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं क्या? फार्मासिस्ट रहते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। रेडियोग्राफर रहते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। लैब टेक्नीशियन भाई रहते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। लेकिन पारंपरिक प्रसव सहायक ये नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं व्याख्या में अच्छे से लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है। प्रश्न नंबर 5 क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार उपकेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? अब बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार उपकेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मातृ एवं शिशु देखभाल। ये हम पहले भी, बस देखिए लैंग्वेज का खेला है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया है बस लैंग्वेज, इसमें इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिख दिया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, जबकि ऊपर हमने अभी कार्य देखा कि सब सेंटर का कार्य क्या रहता है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल करना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया, आगे लिख दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार। इससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार शायद कुछ अलग कार्य होगा, नहीं, वही कार्य होगा जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार उपकेंद्र का मुख्य कार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं करना। या डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा सब सेंटर का कार्य क्या रहता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार। अरे भैया जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाता है ना, वही निर्धारित करता है ना कि क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बना रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में न्यूनतम जनसंख्या कवरेज क्या है? ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी में न्यूनतम जनसंख्या कवरेज क्या है, तो बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1,20,000, ठीक है, न्यूनतम 1,20,000। यहाँ पे आप देख सकते हो सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 जनसंख्या तक सेवाएं प्रदान करता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है कि उपकेंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम का मुख्य कार्य क्या है? सब सेंटर पर, अब बताइए, जो सब सेंटर पे आप एनएम होना, तो आपका कार्य, आपका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? अस्पताल का मैनेजमेंट करना, क्या आप अस्पताल का पूरा मैनेजमेंट करते हो क्या? या फिर आप गर्भ निरोधक सलाह और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करते हो, या फिर आप सर्जरी करते हो, या फिर आप स्वास्थ्य नीति बनाते हो, क्या करते हो आप? देखिए ऑप्शन बहुत ही आसान है, तो आप बना लोगे। मैनेजमेंट वाला कार्य नहीं है आपका, सर्जरी करना नहीं है, ठीक है, सर्जन करेगा। स्वास्थ्य नीति बनाना नहीं, आप क्या करोगे? गर्भ निरोधक सलाह और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में कितने चिकित्सा विशेषज्ञ होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 4, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो। सीएससी में 4 प्रकार के चिकित्सकीय विशेषज्ञ होने चाहिए, और सामान्य शैल चिकित्सक, मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उपकेंद्र में सुरक्षित गर्भपात एमटीपी का
कार्य किसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है। जो सब सेंटर में सुरक्षित गर्भपात, जिसको आप एमटीपी कहते हैं, का कार्य किसके अंतर्गत आता है? परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है क्या? परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मातृ स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। ठीक है, परिवार नियोजन ऑप्शन बहुत सटीक है, कन्फ्यूज हो जाना है। ठीक है, हो जाएंगे आप लोग, इसलिए हम परिवार नियोजन डालें, लेकिन आपको परिवार नियोजन नहीं लगाना है, मातृ स्वास्थ्य देखभाल लगाना है। ओके, सुरक्षित गर्भपात एमटीपी मातृ स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा है जो उपकेंद्र की मुख्य सेवाओं में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोग्राफर का मुख्य कार्य क्या है। अब ये जो रेडियोग्राफर रहते हैं भैया, ये कौन सा कार्य करते हैं? हमने एनम का कार्य तो देख लिया, ठीक है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो रेडियोग्राफर रहते हैं, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य क्या है भैया, आपको बताना है। तो क्या करते हैं? ये रेडियोलॉजिकल परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, रेडियोग्राफर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजिकल या एक्सरे आदि परीक्षणों के जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, शहरी लिखा है जबकि बात हो रही है ग्रामीण की, तो भैया वैसे ही ये कट जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका देखिए यहाँ पे आपको सन याद करना। देखिए मैं आपकी जो एकेडमी में बुकें, चाहे जिस भी पब्लिकेशन की हो, ठीक है, चाहे जिस भी पब्लिकेशन की आपकी बुकें चलती हैं एएनएम की, चाहे जो भी, उठा के देख लीजिए, सारे के सारे एक एक लाइन को मैं एमसीक्यू बना लिया हूँ। ठीक है, एक एक लाइन को एमसीक्यू बना लिया हूँ, हर एक थियरी को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया हूँ। देखिए व्याख्या क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डॉक्टरों की उपलब्धता कठिन है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना और ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ठीक है, सन आपको ध्यान में रखना है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में। चलिए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ किसे कहा जाता है? अब देखिए, आप चाहे जो भी उठा लीजिए, ठीक है, चाहे जिस पब्लिकेशन, चाहे आप मीनाक्षी मेसी उठा लीजिए बुक, चाहे चाहे आपका मेड्यूल उठा लीजिए, चाहे जो उठा लीजिए, आप पूरी थियरी देखेंगे, वही पूरी थियरी ही एमसीक्यू में बदल गया है। मैं पूरी थियरी, एक एक थियरी को एमसीक्यू में बदल दिया हूँ। जैसे कि आप उठा के देखेंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में नर्स को रीड कहा गया है, तो वही मैं एमसीक्यू बना लिया हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए कितना अच्छा एमसीक्यू बन गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो नर्स को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर नर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में ग्रास रूट, अब देखिए ये भी थियरी एक ही थियरी, मतलब जो लाइन है ठीक थियरी की, उसी से मैं 3 एमसीक्यू बना दिया हूँ। ठीक है, तो पहले हमने बनाया था क्या, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लागू हुआ था? 1977 को वाला ऊपर जो हमने दिखाया। फिर उसके बाद बताया कि रीढ़ किसे कहा गया, तो वो भी बताया। अभी देखिए यहाँ पे ग्रास रूट स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अब देखिए ये भी आपकी थियरी की ही लाइन है जो एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया हूँ मैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, चिकित्सकों की उपलब्धता की कमी। ठीक है, तभी तो ये चीज़ आया था, जो भी चिकित्सकों की उपलब्धता की कमी थी, तभी तो ये योजना आई थी। देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में ग्रास रूट स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती चिकित्सकों की उपलब्धता थी। इसी कमी को दूर करने के लिए नर्स और एएनएम जैसे, ठीक है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, आप भूल नहीं सकते हो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को। चलिए, उप केंद्र का कार्य कौन सा है? सब सेंटर का कार्य कौन सा है? ठीक है, वही प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है भैया? शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बाकी सब कुछ है। देखिए कौन कौन सा कार्य है उपकेंद्र का कार्य, ध्यान में रखना है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं की सहायता करना, ठीक है, और जल गुणवत्ता की निगरानी करना, सुरक्षित गर्भपात एमटीपी की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो 1 2 3 है, बाकी ये
वाला नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उपकेंद्र प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन शल्य चिकित्सा सेवाएं सर्जरी उपकेंद्र दायरे में नहीं आती है। व्याख्या में भी वही चीज लिखा गया है। चलिए, उपकेंद्र में किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो उपकेंद्र में किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है भैया, इसका उद्देश्य है कि किशोरों में पोषण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब व्याख्या पढ़ सकते हो, ठीक है। व्याख्या जरूर पढ़ना है आपको, ताकि आपकी थियरी रिपीटेड रहे, रिवाइज हो जाए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीएससी का मुख्य उद्देश्य बनाना है, ठीक है, बताना है। तो सीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ये भी शायद रिपीटेड ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में कितने प्रकार के ये भी रिपीटेड ही है, कहाँ से ये रिपीटेड हो जा रहा है भैया, ये भी रिपीटेड है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी जनसंख्या कवरेज कितना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में रहता है, ठीक है, जनसंख्या। चलिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। प्राथमिक कार्य क्या है, तो भैया इसका प्राथमिक कार्य है शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। ये सारे सीएससी के कार्य हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में उपचारात्मक सेवाओं का उद्देश्य क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रोगों का निदान और इलाज प्रदान करना। व्याख्या आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत तेजी के साथ बनाएंगे सारे के सारे प्रश्न। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, व्यापक जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। व्याख्या आप पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। सीएससी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापक ग्रामीण जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता पहुंचाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी किस प्रकार की जनसंख्या को कवर करती है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 80,000 मैदानी क्षेत्रों में, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, 80,000 मैदानी क्षेत्रों में 80,000, ठीक है, पीएससी की जनसंख्या। चलिए, अच्छा सर अब पहाड़ी क्षेत्रों में बता दीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना रहता है, 20,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में कितने प्रकार की स्वास्थ्य कर्मी शामिल होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं भैया, डॉक्टर रहते हैं पीएससी में, ठीक है, फार्मासिस्ट रहते हैं, अन्य सहायक स्टाफ भी रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पीएससी में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, एएनएम, ठीक है, स्वास्थ्य सहायक, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, अन्य सहायक कर्मी शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो भैया पीएससी में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार नियोजन आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। पीएससी का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, पीएससी में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्यों है, स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन का महत्व क्यों है पीएससी में, तो क्यों है भैया, जन साधारण को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए, क्या करने के लिए, जन साधारण को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पीएससी में हेल्थ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, व्याख्या पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोगों जैसे पर नियंत्रण के लिए। चलिए, इसका व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या तो पढ़ना ही पड़ेगा। पीएससी में रेफरल सेवाओं का क्या महत्व है, पीएससी में रेफरल सेवाएं दी जाती है, लेकिन पीएससी में रेफरल सेवाएं का क्या महत्व है, आपको ये चीज़ बताना है। तो मरीजों को जिला अस्पताल में स्थानांतरित करना, गंभीर मामलों का प्राथमिक उपचार करना, तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मरीजों को जिला अस्पताल में स्थानांतरित करना, ठीक है।
पीएससी रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान देना है, पीएससी क्या करता है, रेफरल सेवाएं प्रदान करता है ताकि गंभीर मामलों को समय पर जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पर्यावरण स्वच्छता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्यों बढ़ावा दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है भैया? क्योंकि रोग फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। पीएससी पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देता है ताकि संक्रामक रोगों के प्रसार को रोका जा सके। जिला अस्पताल में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो सबसे अधिक योगदान भैया किसका होता है? चिकित्सा कर्मियों की, पैरा चिकित्सा कर्मियों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है? तो भैया बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, पीएससी में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना और उन्हें स्वस्थ आदतों के प्रति जागरूक बनाना होता है। ठीक है, चलिए पीएससी में स्वास्थ्य सहायक पुरुष और महिला की भूमिका क्या होती है? अब जो पीएससी में रहते हैं कौन रहते हैं भैया? स्वास्थ्य सहायक पुरुष और महिला, इनकी भूमिका क्या रहती है? तो इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका यही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। व्याख्या आप पढ़ लेना। प्राथमिक स्वास्थ्य, देखिए पीडीएफ जिसको भी चाहिए 200 रुपये फी दीजिए, पीडीएफ ले जाइए। 200 रुपये फी दीजिए, पीडीएफ ले जाइए। अब ठीक कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में पिन किया रहेगा ग्रुप, उस ग्रुप से जुड़ जाना है आपको। ठीक है, उस ग्रुप से जुड़ना है, मुझे मैसेज करना है नंबर हमारा निकाल कर कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। 200 रुपये आप फी देकर जितने भी क्लासें हुई हैं अब तक या फिर जितने भी क्लासें आने वाले समय में होंगी सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ लेने से क्या फ़ायदा रहेगा? फ़ायदा ये रहेगा सर कि कम समय में हम रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो भैया कौन से कदम उठाए जाते हैं? पर्यावरण स्वच्छता। देखिए पर्यावरण स्वच्छता कहाँ पे? ये पीएससी में होता है। ठीक है, पीएससी के द्वारा। ठीक है, पीएससी में देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो पर्यावरण स्वच्छता का सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पीएससी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्यावरण स्वच्छता का सुधार करता है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देकर बीमारियों के कारण रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करता है। आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका क्या होती है? तो क्या रहती है भैया? ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका देखिए, हर स्तर पर रोग की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाएं प्रदान करना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट ये भी है। पीएससी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्य व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के अंतर्गत कौन से कार्य प्राथमिक में आते हैं? पूछा क्या गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के अंतर्गत कौन से कार्य प्राथमिकता में आते हैं? तो कौन से कार्य प्राथमिकता में आते हैं? तो भैया गर्भ निरोधक उपायों के बारे में परामर्श और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। पीएससी परिवार नियोजन के तहत गर्भ निरोधक उपायों के बारे में परामर्श प्रदान करता है। क्या करता है? गर्भ निरोधक उपायों के बारे में परामर्श प्रदान करता है और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को प्राथमिकता देता है, जिसे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है अपने आप में। जिला अस्पताल में जन्म और मृत्यु पंजीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के आंकड़े जुटाना और स्वास्थ्य नीतियों को सुधार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, व्याख्या आप भी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जिला अस्पताल में पोषण संबंधी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला अस्पताल में जो पोषण संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। जिला अस्पताल में पोषण सेवाओं का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और समुदाय में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में स्वास्थ्य संगठन कितने स्तर पे हैं? तो कितने स्तर पे हैं भैया?
4 स्तर पे हैं, ठीक है, 4 स्तर पे इसका करेक्ट आंसर। चलिए कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर, चारों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता सेवाओं का क्या महत्व है? जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता वाली सेवा दी जा रही है, स्वच्छता सेवाओं का इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है? समुदाय में संक्रमण फैलने से रोकना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिला अस्पताल में जो भी स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता दी जाती है, इसका उद्देश्य संक्रमण फैलने से रोकना और सामुदायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भैया इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है भैया? नीति निर्धारण, योजना बनाना, मार्गदर्शन और समन्वय करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। व्याख्या पढ़ सकते हो। पीडीएफ आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ पीडीएफ ले लिया करिए, ठीक है। 200 रुपये फिर कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना तो क्या ही बताएं आप लोग, इतना ही नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि मतलब देना ही नहीं चाहते हैं, मतलब कि सर का फ़ायदा हो जाएगा, सर कमा लेंगे। नहीं, ये पीपीटी जो बन रहा है, ठीक है, अकेले एक लोगों की मेहनत नहीं रहती है, ठीक है, कई स्पेशलिस्ट लोगों का राय मशवरा लिया जाता है तब तैयार किया जाता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम ही इतना अकेला कर सकते हैं भैया, हम भी तो डाटा खर्च करते हैं ना अपना, ठीक है, मोबाइल में जो डाटा है वो भी तो खर्च करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोगों से ज़बरदस्ती है नहीं, ठीक है, आपका इच्छा जो भैया करिए। चलिए संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य किस सूची में शामिल है? अब बताइए। अब ये प्रश्न देखिए आ गया थोड़ा टफ पेपर। अब यहाँ से आपको टफ प्रश्न मिलेगा, हार्ड, मतलब अब शिखर पे, ठीक है, अब तक हमने देखा, अब शिखर पे चढ़ रहे हो आप। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य किस सूची में शामिल है? तो भैया किस सूची में शामिल है? केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य केंद्रीय सूची जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और समवर्ती सूची जैसे कि संक्रामक रोगों की रोकथाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। केंद्रीय सूची के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल नहीं है? कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो आपको बताना है भैया कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, बाकी ये नहीं है, बाकी ये सारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंधन है, केंद्रीय संस्थानों का प्रबंधन है, अनुसंधान का प्रोत्साहन है, लेकिन खाद्य अपरिमिश्रण की रोकथाम ये नहीं है। करेक्ट हो जाएगा इसका थर्ड वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में समन्वय के लिए, और 1952 में, ठीक है, 1952 में सेकंड नंबर। तो स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1952 में राष्ट्रपति के आदेश से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को समन्वय स्थापित करना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है भैया? तो इसका मुख्य कार्य है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और संचालन करना, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नगर निगम स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का क्या कार्य होता है? नगर निगम के स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का क्या कार्य है? तो सफाई, ठीक है, क्या है भैया? सफाई, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और खाद्य स्वच्छता का नियंत्रण, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी सफाई, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता और जन्म मृत्यु के आंकड़ों को संकलन का कार्य करता है, ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। चलिए विकेंद्रीकृत राज्य प्रशासन में ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है भैया? ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए
विकेंद्रीकृत प्रशासन के तहत ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की होती है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर, नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख कौन होता है भैया? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो स्वास्थ्य और ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। जिला स्वास्थ्य संगठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको आप सीएमओ बोलते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य क्या है? जिला स्तर पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं को नेतृत्व करना। ठीक है, जिला स्तर पर ध्यान देना है, सीएमओ जिला स्तर पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं का नेतृत्व करता है। बिल्कुल सर, याद रहेगा, नहीं भूलेंगे, और हमको पता भी है क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्य शामिल नहीं? जनगणना कार्य नहीं है, बाकी संक्रामक रोगों की रोकथाम है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन है, विषय नियंत्रण है, लेकिन जनगणना का कार्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सर, याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत क्या है प्रश्न, देखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस भैया 246 अनुसूची और ठीक है, केंद्रीय और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल याद रहेगा सर, ध्यान नहीं दे देखिए, ध्यान से उतारना नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ध्यान देना है। क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारत के संविधान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य पूछा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और सूची के अंतर्गत आते हैं? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य संविधान के 246 अनुसूची में, ठीक है, 246 अनुच्छेद में और केंद्रीय और समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, इनके कार्य, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है? तो कौन सा है बताइए, कौन सा कार्य है जो उनकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य मंत्रालय की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है भैया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मूल्यांकन, ध्यान देना है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनका मूल्यांकन कार्य मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भैया? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट, व्याख्या, खुद से वीडियो को एक बार रोकना है, व्याख्या पढ़ लेना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ लिए रहेंगे तो एक बार आसानी से सरसरी नज़र में सब कुछ पढ़ लेंगे। चलिए, और हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, किसी बुक में भी इतना डिटेल में प्रश्न नहीं दिया होगा। ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके थियरी से ही पूरा एमसीक्यू बना दिया हूँ मैं। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य समवर्ती सूची में आते हैं? कौन से कार्य समवर्ती सूची में आते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खाद्य अपमिश्रण। ठीक है, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम और विष नियंत्रण। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। समवर्ती सूची में खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम और विष नियंत्रण जैसे कार्य शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों में अनुसंधान को प्रोत्साहन किस सूची का हिस्सा है? तो किस सूची का हिस्सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, केंद्रीय सूची का नाम ही है तो केंद्रीय सूची है। ठीक है, अनुसंधान को प्रोत्साहन केंद्रीय सूची में शामिल है और यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में से एक है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पंचायती राज पर आधारित प्रश्न हम बनाएंगे। पंचायती राज की ग्राम सभा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया पंचायती राज की ग्राम सभा? तो इसको कहते हैं गाँव की सभी पुरुषों की जनसंख्या, वयस्क की जनसंख्या। ठीक है, गाँव के सभी वयस्क, ठीक है, एडल्ट की जनसंख्या। ठीक है, पुरुषों की नहीं, गांव के सभी एडल्ट की जनसंख्या को ही ग्राम सभा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है सर?
15 से 30 हो सकती है। करेक्ट आंसर 15 से 30 होगी। चलिए पढ़ सकते हो व्याख्या। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 15 से 30 के बीच होती है, जनसंख्या पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे सर। खंड स्तर पर पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? खंड स्तर पर, ठीक है, खंड स्तर पर पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है भैया? केवल है तो काट देना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तकनीक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। खंड स्तर पर पंचायत समिति खंड स्तर पर विकास कार्य में ग्राम पंचायतों को तकनीक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जिला परिषद में कौन से सदस्य शामिल नहीं हैं? जिला परिषद में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा के सभी सदस्य। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर से व्याख्या पढ़ सकते हो। ग्राम सभा के सभी सदस्य जिला परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। इसमें केवल निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो आपको बताना है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण। राष्ट्रीय मतलब ये बात हो रही है ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय का। तो सफाई व्यवस्था है, रोगों का नियंत्रण है, युवाओं की शिक्षा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। किस पे किया जाता है सर? केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए काउंसलिंग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। परामर्श प्रणाली में रोगियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ठीक है, परामर्श प्रणाली, ठीक है, परामर्श काउंसलिंग सिस्टम में रोगियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो सर कितने श्रेणियों में बांटा गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है सर, 3 श्रेणियों में, ठीक है। हम एक एक श्रेणी की बात करेंगे। देखिए परामर्श प्रणाली में रोगियों को संघातिक स्थितियां, गंभीर स्थितियां और मामूली स्थितियों के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। बहुत ही हिंदी में लिखा है तो आप समझ सकते हैं, संघातिक, ठीक है, गंभीर और मामूली। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। श्रेणी फर्स्ट के रोगी कौन होते हैं? अब आपको ये बताना है श्रेणी फर्स्ट के रोगी कौन होते हैं। तो सर श्रेणी फर्स्ट जिनका जीवन केवल तत्काल उपचार से बच सकता है, तो ये फर्स्ट में आएंगे, ठीक है, श्रेणी फर्स्ट में आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। श्रेणी फर्स्ट में रोगी आते हैं जिनका जीवन केवल तत्काल उपचार से बच सकता है। अच्छा सर नेक्स्ट प्रश्न बताइए। परामर्श पर्ची रेफरेंस स्लिप में कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो कौन सी जानकारी होनी चाहिए सर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल काट देना है आपको सर, ठीक है। रोगी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री कौन सा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परामर्श के कारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, ठीक है। परामर्श के लिए कारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम होना चाहिए। देखिए परामर्श पर्ची में रोगी का नाम, पता, वर्तमान शिकायत, परामर्श का कारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम जैसी जानकारी होती है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जो काउंसलिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, काउंसलिंग या फिर परामर्श प्रणाली का उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को उपयोग में सुधार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है सर? श्रेणी 3 के रोगी कौन होते हैं? श्रेणी 3 के रोगी कौन होते हैं सर? तो श्रेणी 3 के रोगी वे होते हैं जिनकी स्थिति मामूली होती है और जीवन को कई तत्काल खतरा नहीं होता। जिनकी स्थिति मामूली होती है और जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं होता, ये श्रेणी 2 के अंतर्गत है। श्रेणी 3 में वे रोगी आते हैं जिनकी स्थिति अच्छा श्रेणी 3 पूछा है ना, तो श्रेणी 3 में वे रोगी आते हैं जिनकी स्थिति मामूली होती है और उनका जीवन खतरे में नहीं होता है। चलिए हम WHO पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके भर्ती परीक्षा में सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्योंकि WHO से प्रश्न आना तय है, ठीक है। या तो WHO की स्थापना पूछ लेगा या तो फिर पूछ लेगा। चलिए बताइए, अब यहाँ पे मुख्यालय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम WHO को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी जाएगा WHO वहाँ तक हम भी पहुँचेंगे। चलिए WHO की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है सर, बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्योंकि शून्य से शिखर हम पढ़ रहे हैं, तो 1948 में। अच्छा सर डेट भी बता दीजिए सर। 7 अप्रैल 1948 को।
चलिए, इसी दिन आपको स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा सर, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है सर? ये भी सर आसान ही प्रश्न है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है सर। अच्छा सर, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में पूरे लिया जाएगा सर, तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली बताएंगे। चलिए सर, हम फिर से जाएंगे। डब्ल्यूएचओ के संविधान के अनुसार 2012 तक कितने देश शामिल हैं सर? बहुत ही देखिए, वर्तमान में कुछ और हो सकता है, आप पता कर लेना वर्तमान में कितने हैं, लेकिन ये आपके बुक में जो दे रखा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक बार आप पता कर लेना वर्तमान में कितने हैं डब्ल्यूएचओ के। 2012 तक की बात है, वर्तमान में आप गूगल कर लेना, ठीक है, डब्ल्यूएचओ में कितने हो। हालांकि वर्तमान तो पूछेगा नहीं, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 194 है। डब्ल्यूएचओ के संविधान के अनुसार, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के संविधान के अनुसार 2012 तक इसमें 194 देश शामिल होते हैं। डब्ल्यूएचओ किस प्रकार की एजेंसी है सर? तो ये एक गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। बहुत ही आसान प्रश्न है सर। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। अच्छा सर, हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है सर? इसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। अच्छा सर, खंड स्तर पर पंचायत समिति के कार्यों में कौन सा प्रमुख योगदान शामिल है सर? तो कौन सा प्रमुख योगदान शामिल है सर? ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में तकनीक सहायता प्रदान करना। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम सर, बिल्कुल नेक्स्ट की ओर चलेंगे। खंड स्तर की पंचायत समिति में कौन से सदस्य शामिल होते हैं सर? तो कौन से सदस्य शामिल होते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है सर। खंड के सभी पंचायत के अध्यक्ष, संसद सदस्य, विधायक और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचायत समिति के अंतर्गत खंड स्तर पर कितने गांव आते हैं सर, और यह कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है सर। कितने गांव आते हैं सर? 100 गांव आते हैं और 80,000 से 1 लाख जनसंख्या को कवर करते हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति के लगभग 100 गांवों और 80,000 से 1 लाख की जनसंख्या को कवर करती है। यह जनसंख्या और गांवों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन का मुख्य माध्यम क्या है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है सर, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिला परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि और सहकारी समितियों के सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। हम शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ रहे हैं, ये शिखर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। शून्य वाले हमने आपको बता दिया है। आपकी भर्ती परीक्षा में देखिए जो भी प्रश्न आए आपसे छूटे ना, इसलिए मैं शून्य से शिखर तक पढ़ा रहा हूँ। इस हमारे जो सेशंस का ना मेन टैग ही है शून्य से शिखर। चलिए जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त, मतलब इससे बाहर कहीं नहीं यार, इससे बाहर जा ही नहीं सकता एग्जामिनर, ठीक है। ये चीज़ मैं क्रिएट कर दिया हूँ, मतलब इस तरीके से कंटेंट को तैयार किया हूँ कि एग्जामिनर जाएगा तो कहाँ जाएगा, पूछेगा तो कहाँ पूछेगा। और ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये मत सोचिए कि सर ये सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में है। एक एक लाइन आपके एकेडमी के बुक चाहे जिस भी पब्लिकेशन का आप उठा लेंगे, एक एक लाइन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ, जो हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिए हैं। अच्छा सर इसका व्याख्या आप देख लो, इम्पोर्टेंट है। चलिए सर व्याख्या बता दीजिए। हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। देखिए जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन का मुख्य माध्यम जिला परिषद है, जिसमें जिसमें इसमें ठीक है, जिसमें किसमें इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, सांसद, विधायक, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के प्रतिनिधि और सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होते हैं। ये जिला स्तर की योजनाओं और विकास के कार्यों का मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा सर ओके कोई बात नहीं। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन होता है और वह किन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? तो बताना है इसका सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय सामुदायिक सेवाओं और जिला स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, ठीक है। चलिए व्याख्या आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। रेफरल स्लिप, ठीक है, रेफरल स्लिप में रोगी की कौन कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? तो कौन कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए सर?
ठीक है, कौन कौन सी होनी चाहिए? रेफरल स्लिप में रोगी की अनिवार्य जानकारी जैसे नाम, पता, पहचान क्रमांक, वर्तमान शिकायत, परामर्श का कारण और भेजने वाले डॉक्टर का नाम व पदनाम शामिल होना चाहिए। यह जानकारी परामर्श प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। आप इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए रेफरल स्लिप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। रेफरल स्लिप का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? तो मरीज के रोगी को गंभीरता का आकलन कर उचित स्तर पर परामर्श देना होता है, ठीक है। रेफरल स्लिप का उद्देश्य क्या है? मरीज को रोगी की गंभीरता का आकलन कर उचित स्तर पर परामर्श देना होता है। चलिए सर व्याख्या आप पढ़ सकते हो। रेफरल स्लिप का मुख्य उद्देश्य मरीज की गंभीरता का आकलन कर उससे सही समय पर उचित चिकित्सा संस्थान में परामर्श हेतु भेजना और यह एक प्रभावी परामर्श प्रणाली का हिस्सा है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रेफरल स्लिप में परामर्श के लिए रोगी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से श्रेणी सेकंड के रोगी किस प्रकार के होते हैं? अब बताइए सेकंड किस प्रकार के होते हैं? गंभीर स्थितियाँ, ठीक है। गंभीर स्थितियाँ जिनमें जीवन बचाया जा सकता है लेकिन तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। देखिए आप यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है सर? श्रेणी 2 में वे रोगी आते हैं जिनकी स्थिति गंभीर होती है लेकिन तत्काल उपचार के माध्यम से उनकी जान बचाई जा सकती है। यह श्रेणी चिकित्सा परामर्श की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बिल्कुल सर, सभी को उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आसान प्रश्न है। चलिए सर WHO दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है सर। WHO दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है सर? जिनेवा के स्विट्जरलैंड। ये तो रिपीटेड है। WHO की स्थापना रिपीटेड है। चलिए सर WHO ने टीबी नियंत्रण के लिए कौन सा वैक्सीन प्रोत्साहित किया? तो कौन सा वैक्सीन? BCG वैक्सीन। WHO ने 1950 में BCG वैक्सीन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस टीबी के नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। WHO ने 1955 में कौन सा कार्यक्रम पूर्ण किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है सर, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण किया था। WHO ने 1955 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। अच्छा सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO ने मधुमेह डायबिटीज की पहली रिपोर्ट कब जारी की सर? बिल्कुल 1955 में जारी की। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO ने क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी पूर्वी एशिया में कहाँ स्थित है सर? नई दिल्ली, भारत में। दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए WHO का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। WHO का सचिवालय कहाँ? WHO के सचिवालय का कार्य स्थान कहाँ है सर? कहाँ है सर? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। मतलब देखिए एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही है लेकिन तरीका आप देख सकते हो। तरीका देखिए, WHO को सचिवालय का कार्य स्थान कहाँ है? मैं डायरेक्ट ही नहीं बना दिया हूँ कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, नहीं, WHO को सचिवालय का कार्य स्थान कहाँ है। मतलब एग्जामिनर जैसे घुमा सकता है घुमाने दीजिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर है। जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अभी बहुत से लोग इसी प्रश्न को गलत कर देंगे। क्या मैं अभी यहीं पे जिनेवा स्विट्जरलैंड हटाकर, ठीक है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड हटाकर एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, एक चौथा ऑप्शन लिख देता, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बहुत से लोग प्रश्न गलत कर देते हैं, ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न को गलत कर देते। बस इतना ही पूछ लेते कि WHO के सचिवालय का कार्य स्थान कहाँ है, ठीक है, और ये ऑप्शन हटा देता मैं, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO की स्थापना के समय इसके संविधान में कितने देश शामिल थे? ठीक है, अभी देखिए कुछ और होगा, ये उस समय की बात है। तो 194 देश शामिल थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है सर, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। चलिए यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य क्या था सर? विश्व युद्ध के बाद प्रभावित बच्चों का पुनर्वास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों को पुनर्वास हेतु की गई थी। यूनिसेफ का कार्य संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, 30 देशों के कार्यकारी मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO की समूची सूची में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं शामिल है सर? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO द्वारा एड्स के HIV एड्स के लिए किस वर्ष समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो सर किस वर्ष? 1986 में। WHO ने HIV एड्स की समस्याओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया 1986 में। सर ये बता दीजिए WHO ने पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया? ग्लोबल पोलियो
इनिशिएटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इनिशिएटिव। चलिए आप पढ़ सकते हैं WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन चलाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। WHO की केंद्रीय सूचका कौन सा कार्य है? तो कौन सा केंद्रीय सूचका कार्य है WHO का? तो ये भैया राज्यों के साथ समन्वय करना, ठीक है। WHO द्वारा आवश्यक, ठीक है, औषधियों की सूची कब तैयार की गई? कब तैयार की गई सर? 1977 में तैयार की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ में वर्तमान में कितने देश, वर्तमान में देखिए ये डेटा कुछ और वर्तमान की नहीं, उस बुक से ही ये उठा लिया है, ठीक है, बहुत ये बुक से है, ठीक है, आप देख लेना, वर्तमान पता कर लेना, ठीक है। 191 देश यहाँ पे है वर्तमान में, शायद कितना 192 93 से कुछ है, मुझे भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कितना है, 190 91 क्या है, लेकिन ये बुक में जो आपके बुक में जो दे रखा है वो चीज़ है 191। आप करंट में गूगल कर लेना, ठीक है, वर्तमान डेटा क्या है, ठीक है, वर्तमान डेटा क्या है, ठीक है, आप गूगल कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न क्यों, हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं क्योंकि बदलता रहता है ये। चलिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य कौन हैं? ठीक है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य कौन हैं? तो कौन है सर? तकनीक विशेषज्ञ हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य तकनीक विशेषज्ञ होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। WHO द्वारा अब तक किन किन प्रमुख बीमारियों को नियंत्रित करने या फिर समाप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगा के रखना है सर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखना है। पूछा है कि WHO द्वारा अब तक किन किन प्रमुख बीमारियों को नियंत्रित करने या समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है? तो कौन कौन सी हुई है सर? ठीक है, BCG, ठीक है, BCG वैक्सीन माध्यम से TB का नियंत्रण और पोलियो का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एड्स और हेपेटाइटिस नहीं होगा, मधुमेह और कैंसर नहीं होगा, केवल संक्रामक नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। WHO ने 1950 में BCG वैक्सीन के माध्यम से TB नियंत्रण, 1986 में एड्स के लिए कार और पोलियो उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। बिल्कुल सर, WHO ने 1974 में किस अभियान पर सबसे अधिक व्यय किया और इसका उद्देश्य क्या था? मतलब 1974 में WHO ने क्या किया? बहुत ज़्यादा खर्च किया, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? क्या खर्च किया? पैसा खर्च किया होगा, और क्या खर्च किया होगा? चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या था सर? टीकाकरण अभियान और संक्रामक रोगों का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। 1974 में WHO ने संक्रामक रोगों को खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान पर भारी व्यय किया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक बड़ी सफलता थी। अच्छा सर, WHO ने 1977 में आवश्यक औषधियों की सूची क्यों और किस उद्देश्य से तैयार की थी? 1977 में WHO ने क्या किया कि एक लिस्ट तैयार किया, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? मेडिसिन की लिस्ट तैयार किया, औषधियों की लिस्ट तैयार किया, तो इसका उद्देश्य पूछा है। तो क्यों क्यों किया और इसका उद्देश्य क्यों था, क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सभी देशों में सस्ती और प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 1977 में WHO ने आवश्यक औषधियों की सूची तैयार की ताकि सभी देश में सस्ती, प्रभावी और जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। यूनिसेफ का भारत में मुख्यालय कहाँ पे स्थित है और इसके कितने फील्ड ऑफिस हैं? तो नई दिल्ली में 15। यूनिसेफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत में इसके कुल 15 फील्ड ऑफिस हैं, जिनमें से रांची, भोपाल, गांधीनगर और अन्य प्रमुख शहर शामिल हैं। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ की शांति श्रृंखला प्रणाली कोल्ड चेन सिस्टम का मुख्य, देखिए शांति नहीं शीत में, ठीक है, कोल्ड चेन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? किसका? यूनिसेफ का एक कोल्ड चेन सिस्टम है, तो इसका उद्देश्य पूछा है, आपको बताना है क्या होगा इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है सर टीकाकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली का उपयोग टीकाकरण के लिए आवश्यक दवाइयाँ और टीकों के उचित तापमान में संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ ने 1990 में भारत में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? इसकी सफलता दर क्या थी? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था भैया? अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, और सफलता दर 80% थी। बिल्कुल सर, याद रहेगा 1990 में यूनिसेफ ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जो 80% तक सफल रहा।
चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जी हाँ बिल्कुल। यूनिसेफ की प्राथमिकताओं में कौन से प्रमुख विभाग शामिल हैं? तो स्वास्थ्य शामिल है भैया, पोषण भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, जल एवं वातावरण भी शामिल है। चलिए यूनिसेफ के मुख्य विभाग स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल एवं वातावरण की देखभाल से संबंधित है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य में योगदान के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं? तो कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं सर? बिल्कुल बीसीजी टीकाकरण, ठीक है, जल स्वच्छता और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बच्चों के पोषण के क्षेत्र में यूनिसेफ के कौन से कदम महत्वपूर्ण हैं? तो सर कौन से कदम महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, आयोडीन और आयरन की मात्रा बढ़ाने की जागरूकता। चलिए सर यूनिसेफ ने भोजन में विटामिन ए, आयोडीन और आयरन की मात्रा बढ़ाने पर पूरक पोषण बढ़ावा देने के लिए प्रचार किया। प्रश्न क्या था सर? बच्चों के पोषण के क्षेत्र में था यूनिसेफ के कौन से कदम महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए, ठीक है, आयोडीन और आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण था। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ सर बिल्कुल। यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो क्या जिम्मेदारी है सर? बिल्कुल संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और प्रशासन की देखरेख। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बिल्कुल सर। यूनिसेफ परिवार और शिशु कल्याण के लिए किन सेवाओं का प्रावधान करता है? तो किन सेवाओं का प्रावधान करता है? माता पिता शिक्षा और दिवसीय देखभाल केंद्र और स्वास्थ्य जागरूकता। यूनिसेफ परिवार और शिशु परिवार कल्याण के लिए माता पिता, ठीक है, को शिक्षा, दिवसीय देखभाल केंद्र और स्वास्थ्य जागरूकता की सेवाएं प्रावधान करता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बिल्कुल। यूनिसेफ के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है सर? बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना और प्रयोगशाला संबंधी उपकरण प्रदान करना। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ द्वारा जल और वातावरण स्वच्छता के लिए कौन से कदम उठाए गए? जी हाँ सर बिल्कुल। कौन से कदम उठाए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ जल की उपलब्धता और वातावरण स्वच्छता के बारे में जागरूकता। बिल्कुल सर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गोभी रणनीति का उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है सर और इम्पोर्टेंट भी है। बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, विकास चार्ट, पुनर्जीवीकरण, स्तनपान और रोगी निवारण। गोभी देखिए गोभी का फुल फॉर्म जो वर्ड है, जी का मतलब क्या होगा? ग्रोथ चार्ट। ओ का मतलब क्या होगा? ठीक है, ओ का मतलब क्या होगा सर? ओरल डिहाइड्रेशन। बी का मतलब क्या होगा सर? ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा सर, आई का मतलब टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। तो यूनिसेफ द्वारा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी सर? यूनिसेफ के द्वारा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। आपने क्या देखा सर? गोभी रणनीति किसके द्वारा बनाई गई थी सर? यूनिसेफ के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा सर, किसके लिए बनाई गई थी सर? क्यों बनाई गई थी सर? बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आईएमपी है, क्या है सर? आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। यूएन या फिर आप यूएनएफए पढ़ सकते हैं। यूएनपीए भारत में कब से काम कर रहा है? तो कब से कर रहा है सर? 1974 से। 1974 गर्भनिरोधक जागरूकता और जनसंख्या साक्षरता कार्यक्रम इसका उद्देश्य है। तो भारत में कब काम कर रहा है पूछा? भारत में कब काम कर रहा है उसका उद्देश्य है। 1974 से गर्भनिरोधक जागरूकता और जनसंख्या साक्षरता कार्यक्रम इसके उद्देश्य हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष, जिसको आप यूएनएफपीए बोलते हैं, 1974 में भारत में काम शुरू किया और गर्भनिरोधक जागरूकता, जनसंख्या साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यूएनएफपीए का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना है? तो जी सर बिल्कुल ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम, जिसका नाम यूएनडीपीए शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है सर, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इन सारे का फुल फॉर्म। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। केवल शिक्षा के लिए सहायता करना नहीं सर, ये होगा गरीब राष्ट्रों के उनके मानव और प्राकृतिक संसाधनों
संसाधनों के विकास में सहायता करना। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। देखिए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो पूछा है कि बोला गया है कि कृषि, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, पैसा देता है। किसके लिए देता है भैया? कृषि के लिए भी देता है, शिक्षा के लिए भी देता है और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए भी देता है। वित्तीय सहायता प्रदान करना मतलब लोन, पैसा देना। ठीक है, अभी देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भैया? रोम में है। ठीक है, रोम में है। चलिए, रोम कहाँ पे है? इटली में। ठीक है, इसका मुख्यालय रोम और इटली में स्थित है। रोम के इटली में, इटली के रोम में स्थित है। अच्छा, FAO का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया में सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दानीदा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, दानीदा का उद्देश्य क्या है? यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? यह ग्रामीण विकास अंधता नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। दानीदा का उद्देश्य अंधता नियंत्रण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जिसका आरंभ 1989 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, यूरोपियन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? यूरोपियन कमीशन का मुख्य कार्य निर्णय को लागू करना और फंड प्रदान करना। जो भी निर्णय होते हैं उनको लागू करना और फंड प्रदान करना होता है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन का कार्य संगठन के समझौते के अनुसार निर्णय को लागू करना और फंड प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनिसेफ द्वारा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन से टीके मुख्य हैं? तो कौन से टीके मुख्य हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड BCG और ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, व्याख्या पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए, FAO किन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने पर जोर देता है? तो किन क्षेत्रों में? तो इसका करेक्ट आंसर कृषि और फॉरेस्ट्री, मतलब कृषि और जंगल और फिशरीज में। FAO कृषि, फॉरेस्ट्री और फिशरीज की क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। UNFPA के कार्यक्रमों का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो किस वर्ग के मिलता है भैया? ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को मिलता है। ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एम्स का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एम्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना और कृषि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दानीदा का भारत में किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? अंधता नियंत्रण कार्यक्रम से। 1989 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस संगठन की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सेकंड उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 1864 में हेनरी डुनान्ट ने। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? शांति और युद्ध के दौरान लोगों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, USAID का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? तो भैया इसका कृषि, विकास और परिवार नियोजन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो कृषि, विकास और परिवार नियोजन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है USAID का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कोलंबो प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोलंबो प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया कोलंबो प्लान का उद्देश्य यह था कि सभी देशों के लिए सामूहिक सफलता की योजना बनाना। ठीक है, सामूहिक सफलता के लिए योजना बनाना कोलंबो का मुख्य प्लान था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ILO को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। 1969 में। ठीक है, 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला था। ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में।
देखिए केयर, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कोऑपरेशन फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि खाद्य सहायता प्रदान करना। क्या करना? खाद्य सहायता प्रदान करना। केयर का उद्देश्य दूसरे देशों में खाद्य सहायता भेजना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1920 में हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों की देखभाल करना और रक्त भंडार की सुविधा प्रदान करना। क्या कार्य है भैया? भारतीय रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों की देखभाल करना और रक्त भंडार की सुविधा प्रदान करना। चलिए, ICCW का उद्देश्य क्या है? ICCW का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भैया बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत का परिवार नियोजन संगठन कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ भैया? 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केयर किस वर्ष भारत में अपने कार्यों की शुरुआत की? तो 1950 में। रेड क्रॉस के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कौन सी शामिल है? तो उपरोक्त सभी। क्या क्या शामिल है? प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, रक्त भंडार की सुविधा, बच्चों और माताओं की देखभाल। तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं भैया, ठीक है, जो हमने अपने तरफ से, ठीक है, आपके थियरी से प्रश्न सेट किए थे, सारे के सारे प्रश्न हमने करवा दिए। एक एक थियरी को एमसीक्यू में बदल कर करवा दिए। अब हम देखेंगे कि आपके जितने भी भारत में पेपर हुए हैं नर्सिंग एएनएम से संबंधित, उनमें कैसे कैसे प्रश्न बना था। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 विषय है, थीम पूछा है, ठीक है, विषय है। तो आपको क्या करना है? ठीक है, 2024 का विषय आपको ध्यान में रखना है। करंट में आप गूगल कर लेना कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया इस बार 7 अप्रैल को, उसका विषय क्या है, या फिर आपकी भर्ती परीक्षा में अगर पेपर होंगे, ठीक है, 25 से 30 अप्रैल के बीच में, अप्रैल में पेपर होंगे, तो 2025 का थीम आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थीम आपको ध्यान में रखना है कि क्या थीम था 2025 में, जब 7 अप्रैल को मनाया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, ये केरला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा था। देखिए एक प्रश्न और आपकी भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये किसमें पूछा गया है? पीएससी की गतिविधियों का आयोजक होता है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि पीएससी की गतिविधियों का आयोजक होता है कौन? आयोजक होता है पीएससी के गतिविधियों का, ठीक है। तो ये किस एग्जाम में आया है? ये भी केरला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में आया है, ठीक है। केरला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में आया है, ठीक है। तो मैंने अभी करवाया है प्रश्न, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको करवाया है, ये प्रश्न आपको दिखा होगा, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर ही पीएससी का जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो आयोजक करता है, ठीक है, उसी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और आपका यहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है भैया? यहाँ पे आया है कि केरला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में आया है कि चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकनीक सलाहकार कौन होता है? ये भी आपका केरला पीएससी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे बुक में भी है, अगर आप यूथ पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नगर निगम की जनसंख्या केरला पीएससी में पूछा है, नगर निगम की जनसंख्या कितनी रहती है? तो 2 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक है। और भी प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए पूछ लिया है आपके केरला पीएससी में, ठीक है, गोभी अभियान यहाँ पे पूछा है कि गोभी अभियान, ठीक है, गोभी अभियान में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो क्या भैया, अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया था ना गोभी का, ठीक है, देख लीजिए डिट्टो भैया प्रश्न बना है कि नहीं बना है। आप बोलते हो कि नहीं आता है, नहीं आता है, पढ़ने से नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? देख लीजिए कहाँ से पूछेगा। जो मैंने करवा दिया एमसीक्यू ना, वो बहुत ही ज़्यादा लेवल तक करवा दिया, शून्य से शिखर तक पहुँचा दिया है। अगर सारे के सारे प्रश्न आप बना लोगे ना अच्छे से, तो भैया आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा आपसे नहीं छूटेगा।
गोभी अभियान में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। हमने आपको बताया था ग्रोथ चार्ट, जी का मतलब, ओ का मतलब बताया था आपको, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन बताया था, बी का ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान बताया था। तो यहाँ पे क्या ब्रेस्ट फीडिंग दिया है, ठीक है। और आई का मतलब क्या बताया था, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्रतिरक्षा, ठीक है। ये भी होता है ब्रेस्ट फीडिंग, प्रतिरक्षा और ग्रोथ ग्रोथ मॉनिटरिंग या फिर विकास निगरानी। ये भी कौन सा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, यही तो करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए केरला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में ये पूछा है 2020 लेटेस्ट में। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, आप देख सकते हो। यूनिसेफ का पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए, तो सारे मैंने आपको बताया था ना, दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ से पूछा है प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न ये है केरला पीएससी एनम ग्रेड सेकंड में पूछा है 2022 में। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पूछा क्या है प्रश्न, देखिए, निम्नलिखित में से समुदाय के लक्षण हैं सिवाय एक को। हालांकि ये आपके टॉपिक से बाहर है, फिर भी इस बुक में लिखा गया है। तो ये आपके टॉपिक से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, फिर भी आपके बुक में ये लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है, ठीक है। एक को छोड़कर निम्नलिखित में समुदाय के लक्षण हैं सिवाय एक को छोड़कर। समुदाय एक सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये गलत होगा, जबकि होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह साथ रहने वाले लोगों से बना है, ठीक है। समुदाय का मैं जब आपको पढ़ा रहा था थियरी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय का मतलब क्या होता है। लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट करने हेतु सहयोग करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। समुदाय इतना बेसिक प्रश्न है, ठीक है, कि क्या है बताएं। समुदाय में समान संस्थाएं होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख। अब बताइए, ठीक है। ये भी केरला पीएससी एनम में पूछा है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है, पूछा है क्या, ऑप्शंस देखिए कितना आसान है। मैं तो कुछ हार्ड ऑप्शन बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पीएससी, ठीक है। पीएससी की बात पूछा है इन्होंने कि पीएससी पर रखे जाने वाले अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कि विच आर द कीप्ड एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिकॉर्ड विच आर कीप्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है क्या, हाँ सर रखा जाता है, ठीक है। एलिजिबल कपल रिकॉर्ड मतलब योग्य युगल रिकॉर्ड रहता है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर रहता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से पकड़ के बना भी सकते हो। देखिए, आप एक एक ट्रिक आप हमेशा फॉलो करना, अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर लेना। जैसे प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके ऑप्शन में उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो भी दिखेगा, वो मैक्सिमम 90% उम्मीद रहता है कि वो सही ही रहे। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हो कि उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शंस में दिख जाएगा। चलिए, एक केरला पीएससी में और आया है, बहुत ही आसान प्रश्न आया है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये भी मैं आपको करवा ही चुका हूँ। केरला पीएससी एनम में पूछा है 2023 में। कितना आसान प्रश्न पूछा है क्या, एक उपकेंद्र में जनसंख्या कवरेज है। तो 3000 से 5000 मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। टाइप ए टाइप बी, ठीक है। टाइप ए में सब सेंटर आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में 3000, समतल क्षेत्र या फिर समतल क्षेत्र पे कितना 5000 जनसंख्या कवर करता है पीएससी सब सेंटर। देख रहे हैं आप कितना इजी इजी प्रश्न है, ठीक है। देखिए, केरला पीएससी में एक प्रश्न और पूछा है, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित जनसंख्या में किसी निश्चित अवधि में विद्यमान सभी नए और पुराने रोग मामले को संदर्भित करता है। क्या करता है, व्यापकता, प्रिविलेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और केरला पीएससी में, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, वहाँ पे सब सेंटर था, यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी पे पूछा है जनसंख्या, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न केरला पीएससी एनम में और पूछा है, क्या पूछा है कि बच्चों की ज़रूरत के लिए विशेष रूप से समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। बच्चों के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है, यूनिसेफ करती है। आपने एमसीक्यू हमारे एमसीक्यू में देखा भी होगा। तो ये भी 2023 में पूछा है प्रश्न, लेटेस्ट है, कोई पुराना नहीं है। देखिए, एक प्रश्न और केरला पीएससी में पूछा है, क्या पूछा है सर,
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इतना आसान देखिए, केरला पीएससी एएनएम का पेपर आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आसान प्रश्न कितना है, तो 7 अप्रैल है। देख रहे हो कितना आप अब बना ले रहे हो, नहीं बना ले रहे हो, सर आप बोलोगे कि सर बना ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक रोकथाम के लिए हस्तक्षेप तरीका है, लेकिन फिर भी आप बना ही लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। हम्म देखिए, जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी हम आपको करवा ही चुके हैं। कौन होता है, ये हम आपको करवा ही चुके हैं, ठीक है। कौन होता है, ये हम आपको करवा ही चुके हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जिला कलेक्टर, ठीक है। क्या होता है, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीएम, जिला स्वास्थ्य समिति। ये भी राजस्थान एनएचएम में पूछा है, ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थान में है तो राजस्थान में जीके भी आता है। राजस्थान जीके में, राजस्थान का जो पेपर होता है ना, उसमें जीके भी पूछता है। ये बुक आप ले लेना, ठीक है। आप ले लेना। आप इसमें एमसीक्यू अच्छा दिया है, प्रीवियस ईयर जितने पेपर हैं सब कुछ ये हमारा ही बुक है, ठीक है। यहाँ पे आईसीडीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड। ये मैंने थियरी में ही करवा दिया है, ठीक है। थियरी जब पढ़ा रहे थे इसकी, तो थियरी में हम करवा दिए थे। देखिए, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आसान ही प्रश्न है, 12 मई, ठीक है। ठीक है, 12 मई है क्या कहीं ऑप्शन में, जी हाँ, डी वाला में है, ठीक है, 12 मई। चलिए, ये तो आसान ही है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखिए बिहार एनम में पूछा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्थ साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा ये हम आपको जब है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे आपको ये बताए ही थे। ये भी, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एसएससी जो था, उसमें फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में पूछा है। तो ये हम आपको बताए ही थे। क्या बताए थे कि डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आदमी स्वस्थ है तो वो स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। वही हेल्थ की परिभाषा होगी। लेकिन यहाँ पे प्रजनक पूछ लिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। सिवाय एक को छोड़कर बोला है ना, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आईसीडीएस कार्यक्रम या डी ट्रिपल एस बी एनएम में पूछा है। ये हम जब आपको थियरी कराए थे वहाँ पे करवाए थे, तो कब, 1975 में, ठीक है। तो इतना आसान प्रश्न है। भारत के हर एक राज्य का एनएम का पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कि इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बने हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, ये भी कॉमन सेंस लगा के आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। प्राथमिक स्वास्थ्य निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले लोगों की देखभाल है सिवाय एक को। देखिए, फर्स्ट ईयर जब हम थियरी पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ये एक चीज़ है, ठीक है। हाई टेक्निकल, अत्यधिक तकनीकी, आपका करेक्ट हो जाएगा। सिवाय एक को छोड़कर पूछा है, बाकी सुलभ, सहमत और स्वीकारता है, लेकिन हाई टेक्निकल नहीं है। अब देखिए, एक प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न ये आ गया है, ठीक है। बताना है क्या कि माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो हमने क्या आपको बताया, मैटरनल हेल्थ चाइल्ड है क्या, जी हाँ है, चाइल्ड ये भी है, ठीक है। CWSM भी है। और क्या है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। आर सी एच जिसको आप बोलते हैं, ये भी है। तो उपयुक्त सभी ये हो जाएगा, ठीक है। डी ट्रिपल एस भी ये नंबर पूछा है। मेन आपके टॉपिक से कहाँ, ये देखिए, यूपी एनएचएम में पूछा है। कितना आसान प्रश्न पूछा है अभी हाल ही में जो एनएम बहन लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पीएससी की जन आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, कितना आसान प्रश्न है, 20,000, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला। देखिए रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक कर्मचारी नहीं है। अब देखिए, ये भी केरला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा है, 2017 में पूछा है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक कर्मचारी नहीं है। तो कौन कौन से कर्मचारी में, ये चीज़ मैं आपको थियरी में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो सीटी स्कैन टेक्नीशियन नहीं होता है, बाकी मेडिकल ऑफिसर होता है, हेल्थ वर्कर फीमेल रहती हैं, लैब टेक्नीशियन रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सीटी स्कैन टेक्नीशियन नहीं रहता है। देखिए, यूपीएनएचएम में एक प्रश्न और पूछा है, क्या पीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में डैश को छोड़कर निम्नलिखित शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजीकरण सहित न्यूनतम एएनसी की जांच, ये चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये भी है, ये भी है, ये भी है।
ये यूपी एनएचएम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए ये भी मैं आपको करवा ही चुका हूँ। आज के एमसीक्यू में राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सचिवालय का नेतृत्व द्वारा किया जाता है, तो स्वास्थ्य सचिव के द्वारा। ठीक है, मैं तो आपको आर्टिकल फार्टिकल भी बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे और कौन से है। भारत को पोलियो फ्री देश कब घोषित किया गया, ये भी करंट का है। ठीक है, ये करंट का है फिलहाल। ठीक है, अभी करंट का है। तो 27 मार्च 2000 देखिए 27 मार्च 2014 को भारत ने 27 मार्च 2014 को भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये आपका एनम में पूछा है, झारखंड के एनम में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और कहाँ अपने टॉपिक से बना है और कहाँ से अपने टॉपिक से बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे आशा का पूरा नाम, हालांकि ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इस टॉपिक से है भी नहीं। ठीक है, और कौन सा है, सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महीने में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, और देखेंगे हम आशा का पूर्ण हो ही गया है। और हम देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है, ये ESIC। ठीक है, ESIC एनम में पूछा है 2016 में। अब बताइए इसका मुख्यालय ही पूछ लिया, कितना आसान प्रश्न है। न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ESIC में पूछा है क्या, WHO का मुख्यालय पूछा है। तो ये भी कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। WHO का स्थापना दिवस पूछा है किसमें, केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, WHO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए केरला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा है। मिलेनियम विकास लक्ष्य किसके द्वारा शुरू किया गया, हालांकि ये अपने टॉपिक से है नहीं। ठीक है, देखिए सहायक नर्स प्रसाविका का काम, ये भी अभी जब हम रोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ को देखेंगे। देखिए ये सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग की रीढ़ है। अब देखिए ये प्रश्न हम तो आपको करवा ही चुके हैं। ठीक है, ये तो हम आपको करवा ही चुके हैं। ग्रेड बना होम विजिट इसका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा प्रश्न है अपने टॉपिक से, और कोई प्रश्न दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे देखिए गोभी अभियान के द्वारा चलाया जाता है, ये MPNM का प्रश्न है। ठीक है, MPNM का प्रश्न है, पूछा है गोभी अभियान के द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा। ये चीज़ मैं तो आपको करवा दूँगा। लेटेस्ट प्रश्न है 2017 का, MPNM में पूछा था। देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, केरला PSC 2021 में पूछा है। केरला PSC एनम में पूछा है क्या, कि श्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO। मैं मेरे MCQ में मिला कि नहीं मिला, सारे के सारे प्रश्न मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा तैयारी करवा दिया है। अब देखिए तो सारे के सारे जो भी आपके टॉपिक से प्रश्न जो मैंने करवाए हैं, आपके अगर इस भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, 4-5 प्रश्न आएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि ज़्यादा से संख्या रहे तो हम भी मोटिवेट रहें कि भैया हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ PDF जिसको भी चाहिए भैया, 200 रुपये फ़ी है। PDF की मात्र 200 रुपये फ़ी। आप देखकर जितनी भी क्लास हुई हैं पिछला या फिर आगामी दिनों में जितनी भी क्लास होंगे, सारा का सारा PDF 200 रुपये में मिल जाएगा। PDF से क्या फ़ायदा रहता है सर, PDF से ये फ़ायदा रहता है सर कि कम समय में हम एक बार वीडियो को देख लें, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस PDF को देखकर रिवाइज़ कर लेंगे डेली सोते समय। ठीक है, खाते समय, कहीं भी हैं, मोबाइल बोर हो रहे हैं, मोबाइल निकालिए, PDF ओपन करिए, रिवाइज कर लीजिए 15 मिनट में सारा के सारा MCQ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए ग्रुप आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे एनम का। ठीक है, 400 से ज़्यादा एनम बहन लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जरूर जाना। ठीक है, और नंबर निकालना है, मुझे मैसेज करना है कि सर PDF चाहिए, तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, और PDF लेने के लिए टेलीग्राम बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।